जय हिंद बच्चों। तो अभी तक हम कर चुके थे अपना एटम चैप्टर का कुछ एक पार्ट, जहां तक हमने बोर मॉडल तक पढ़ लिया था। बोर की जो अजम्पशंस थी वो कर चुके थे। तो जो लास्ट टॉपिक था हमने किया था वो किया था बोर अजम्पशन दैट ही कंसिडर्ड फॉर गिविंग हिज 3 पोस्टुलेट्स। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया हो। नहीं आया हो तो उस वीडियो पे जाके आप कमेंट करिए, किसी भी वीडियो पे जाके कोई भी वीडियो से रिलेटेड कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपका जरूर रिप्लाई करेगी। कोई ना कोई फैकल्टी मेंबर आपका रिप्लाई जरूर करेगा। तो इससे आगे बढ़ते हैं और आज बहुत छोटा सा एक टॉपिक करेंगे जिसको हम बोलते हैं बोर रेडियस। बोर जो रेडियस दी थी, जो मिनिमम जो क्लोजेस्ट इलेक्ट्रॉन था उसकी जो ऑर्बिट निकाली थी, उसका क्या डिस्टेंस आया था, उसको ही हम बोर रेडियस बोलते हैं। फॉर द क्लोजेस्ट ऑर्बिट वी नो एज बोर रेडियस। चलो तो इसका कुछ डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा एक डेरिवेशन है, वो करते हैं हम। तो उस डेरिवेशन के लिए बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो लेट दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन, लेट अस कंसिडर the electrons are revolving around the nucleus in circular orbits. So for circular orbits the force will be mv square by r, where let mvn, n is the r orbital, और कह सकते हैं ऑर्बिट नंबर, कौन सी ऑर्बिट है। ठीक है, तो जैसे n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा n इक्वल्स टू 2। नाउ डिवाइड बाय rn, rn इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, vn इज द वेलोसिटी of nth electron or in velocity in nth orbit. Got it? Now ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स F इजिकल्स टू mv स्क्वायर बाई r। और भी कोई फोर्स इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई कर है जी? हाँ बिल्कुल। एक होगा आपका फोर्स कूलम्ब्स फोर्स। कूलम्ब्स फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किस किस के बीच में? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E तो हटाइए, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है? क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम, वी हैव 1 इलेक्ट्रॉन, सो E इंटू ई डिवाइड बाई रेडियस। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, बट फॉर N वी हैव Rn स्क्वायर। ये दो आपके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, centripetal force towards, or we can say away from the nucleus, और Coulomb's force towards the nucleus। क्योंकि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, बोहर ने बताया था इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये दोनों जो फोर्स हैं ये दे मस्ट बी इक्वल, मींस mv स्क्वायर बाय r n इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन Rn स्क्वायर। समझे? मतलब क्योंकि एक फोर्स है वो बाहर की तरफ लग रहा है, दूसरा फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। मतलब जो इनवर्ड फोर्स है और आउटवर्ड फोर्स है वो दोनों इक्वल है। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे Vn की। Vn क्या हो जाएगा? अब इससे आप काट सकते हो। Vn इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर वाले टर्म इधर जाएगी तो E डिवाइड बाय m नीचे जाएगा, अंडर द रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m Rn। दिस इज आवर Vn। नाउ यहां से Rn भी तो निकाल सकते हैं। Rn ये वैल्यू क्या होगी? ये इस इधर की साइड चला जाएगा, तो E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mvn स्क्वायर। सो दीज आर द टू वैल्यूज वी गेट। समझे? vn की वैल्यू ये हो गई, rn की वैल्यू ये हो गई, बस यही निकालना था। अभी तो बोहर पोस्टुलेट अप्लाई करेंगे
तभी ये एक वैलिड मॉडल होगा आपका हाइड्रोजन एटम के लिए। सो अप्लाइंग द बोहर पोस्टुलेट, व्हाट वी गेट फ्रॉम बोहर पोस्टुलेट, क्या मिला था? सेकंड पोस्टुलेट कह रहा था आपका कि एंगुलर यूजिंग बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट L इज इक्वल्स टू एन एच कट और एन एच बाई 2 पाई, ये आपका सेकंड पोस्टुलेट कहता था। वहीं जो एंगुलर मोमेंटम होता है, आपने रोटेशन में 11th क्लास में पढ़ा होगा, वो होगा एम वी आर। ओके, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। m is the mass 9.1 into 10⁻31 kg. Anything else? और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ये कुछ एक वैल्यूज है जो हम बाद में यूज करेंगे। ठीक, इस इक्वेशन को हम कह लेते हैं, जो प्रीवियस इक्वेशन थी वो हो गई आपकी सेकंड, ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। थर्ड इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे तो एम वी एन आर एन इज इक्वल्स टू एन एच कट। चलो आर एन की वैल्यू निकालते हैं। सो फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब्स्टिट्यूट वी एन फ्रॉम इक्वेशन 1। वी एन की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, m इंटू वी एन की वैल्यू क्या थी, वी एन है आपका e अपॉन अंडर द रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m आर एन इंटू आर एन इज इक्वल्स टू एन एच कट। अब यहां से आप आर एन की वैल्यू निकाल सकते हो, और आर एन की वैल्यू यहां से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा अंडर द रूट m इंटू ई इंटू आर एन टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय अंडर द रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इज इक्वल्स टू एन एच कट, विच इज इक्वल्स टू आर एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एम into 4 pi epsilon naught on e square. So this is the value of Rn we will get. ठीक है, ये हो गया आपकी Rn रेडियस की वैल्यू। नाउ फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ Vn we use equation 2 इन इक्वेशन 3। जो प्रीवियस इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली, इसको यूज कर लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में, तो उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी वी एन की। क्या आएगी वैल्यू, चलो एम वी एन इज इंटू आर एन, वट इज द वैल्यू ऑफ आर एन, आर एन इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी एन स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा एन एच कट। तो इसकी जो वैल्यू हम रखेंगे तो वी एन जो है आपका आ जाएगा 1 अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन एच कट। दिस इज द वैल्यू वी गेट, और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। So it will be equation number 5। यहां से आप देख सकते हो कि आर एन की वैल्यू रख लेता हूं यहां पे, ये इक्वेशन 4 थी। नाउ वी नीड टू फाइंड द बोहर रेडियस। फॉर फाइंडिंग बोहर रेडियस substitute
n इक्वल्स टू 1, Rn और R1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m इंटू एच कट स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नोट अपॉन ई स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे। एप्सिलॉन नोट क्या है आपका 8.85 इंटू 10⁻12। बाकी वैल्यू आपको पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ये रही। तो ये वैल्यू यहाँ से देख के आप लिख सकते हो। चलो फिर ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास आएगा Rn इज इक्वल्स टू R1 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगी 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर, और इसी को आप बोलते हो बोहर रेडियस। इट इज बोहर्स रेडियस। इनके बच्चे नोट्स बना सकते हो आप, ठीक है। इसको थोड़ा सा गोल मोल करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब यहां से इन दो इक्वेशन से हमें क्या निकाल सकते हैं हमें पता चलता है कि Vn जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n, फर्स्ट थिंग। एंड रेडियस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, और रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के और n स्क्वायर। मतलब जब अगर n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, सिंपल। दूर जा रहे हैं तो रेडियस ज्यादा होगा। मास इंक्रीज होगा इफ मास ऑफ आर कंबाइंड सिस्टम इज इंक्रीज, तो उस केस में क्या होगा आपका रेडियस कम होगा, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गया हो। इसको नोट डाउन कर लिए, मैं इरेज कर रहा हूं। अगर ये समझ आ गया तो इसके बाद हमने एक पीछे से निकाला था टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट, और जिसमें हमने किया था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम किया था, जिससे हमारा आया था -e², जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि नेगेटिव वैल्यू क्यों आई है, तो -e² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नोट हाफ हो गया था, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, तो उस वजह से ये हाफ हो गया था। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव थी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी, इस वजह से ये हाफ हो गया था। सेम वैल्यू थी एप्सिलॉन नोट Rn। सो दिस इज द टोटल एनर्जी V टोटल। नाउ इसमें Rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ Rn फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन से Rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Vt जो हो जाएगा वो होगा e² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नोट। अब Rn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आ जाएगा, सब वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी, n² इंटू m इंटू 2 पाई बाई h² इंटू e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये वैल्यू अब यहां से ut और हम कहें टोटल एनर्जी Et, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -me⁴ डिवाइड बाय 8 पाई तो कट जाएगा, तो इट विल बी 8 एप्सिलॉन नोट स्क्वायर n² h²। तो ये आपकी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ये बहुत इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका रिलेशन की जो एनर्जी है वो आपकी प्रोपोर्शनलिटी साइन के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि हो गया 1/n²। Et इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ये दो क्वांटिटी हैं जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि एनर्जी आपकी क्या होगी एक हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर दो एटम गिवन है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसमें दो ऑर्बिट गिवन है कि मान लेते हैं En, जहां पे n है 5 और एक n इज इक्वल्स टू 2, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब यहां से आप देख सकते हो बाकी सब चीजें अगर सेम है तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसका n छोटा है। सो n इज इक्वल्स टू 2 विल हैव मोर एनर्जी। ये हम क्वेश्चन करेंगे ना तब कर लेंगे बेटा।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी तो थ्योरी पे फोकस कर लेते हैं, कहाँ मैं क्वेश्चन कराने लग गया। ठीक है, तो यहां से हम अगर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कांस्टेंट क्या है, m भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट n की वैल्यू छोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, ई एन इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आपको लग रहा होगा कि हाँ सर ये हमें पढ़ाया गया कहीं ना कहीं, बहुत यूजफुल इक्वेशन है ये। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इससे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। ठीक है, ऐसे कन्वर्जन हुआ है इनका। अब एक जो चीज है यहां पे हमने कंसीडर नहीं करी है वो ये कि हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज नहीं किया क्योंकि हाइड्रोजन एटम माने, लेकिन आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं जेड को वेरिंग करके, जेड एटॉमिक नंबर। तो उस केस में फॉर डिफरेंट जेड, अब इसको लिख लीजिए, अब मैं इरेज कर रहा हूं, फॉर वेरिएबल जेड ई एन इज इक्वल्स टू -13.6 जेड, 13.6 z square upon n square. So this is the value we get. En always negative means attractive फोर्स जब तक होगा तो नेगेटिव होगा, जब तक बाउंड स्टेट में है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये दो केस हैं तो नेगेटिव होगा। चलो फिर, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो होगा आपका एनर्जी लेवल्स, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये एक बहुत ब्रीफ वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए। सो थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन बाय बाय।